टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के करैली पुलिस ने 23 तारीख को अटाली क्षेत्र में स्कूल परिसर में युवक सोनू उर्फ जाहिद की पत्थर से कूचकर हत्या कर देने का सफल अनावरण किया है। सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त नगर संतोष मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि मृतक जाहिद उर्फ सोनू, आलम खान, तालिब बाबू, अरसलान जुआ खेल रहे थे और तीनों लोग जुए में पैसा हार गए थे, जिसके बाद चारों लोगों ने गांजा पीना शुरू किया और करीब 8-9 बजे नशे में तीनों ने सोनू से पैसा वापस मांगा, जिस पर सोनू ने झगड़ा करते हुए तीनों ने मिलकर जाहिद उर्फ सोनू की हत्या कर दी, जिसके बाद तीनों स्कूल की बाउंड्री फांद कर भाग गए। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना उपायुक्त नगर संतोष मीणा का, आइए सुनाते हैं। ये 23 दिसंबर की शाम के समय एक मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना करीले पर मुकदमा लिखा गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। इनके सभी दोस्तों से, जानने वालों से पूछताछ की गई, मुखबिर खासों से पता किया गया, तो इसमें 3 लोगों का नाम सामने आया, जिनका नाम मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद आलम और तीसरे का नाम है वो है मोहम्मद तालिब। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा जब इनसे पूछा गया तो बताया गया कि उस दिन ये लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे थे और उसके बाद वहाँ नशा कर रहे थे। उसी बीच इनके द्वारा जुए में जो पैसा हारा गया था, उसी को लेकर आपस में कहासुनी हुई और मारपीट स्टार्ट हो गई, जिसमें इन तीनों ने सोनू को ईंटों से कुचलकर मार दिया, जिसके बाद ये लोग फिर अपने अपने घर पे भाग गए वहाँ से। अभी इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। जी में कितने पैसे हारे थे, हत्या की कितना पैसा वजह बना था? ये लगभग 5,000 से लगभग 5,000 लमसम अमाउंट था, वो हार गए थे। उनके पास 5,000 रुपया था। संगम नगरी प्रयागराज में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश उत्सव पर मंगलवार को खुलदाबाद गुरुद्वारे से नगर कीर्तन के साथ पंच प्यारों की शोभा यात्रा निकाली गई। हाथ में कृपाण लिए पंच प्यारे शोभा यात्रा आगे आगे चल रहे थे। गुरु सिंह की सभा खुलदाबाद से निकली। यात्रा में फूलों से सजी गाड़ी पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रही। शोभा यात्रा में सबसे आगे सेवादार सड़क को झाड़ू से साफ करते चलते दिखाई दिए और साथ सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें सेवादार बनकर सफाई करते दिखाई दिए और शोभा यात्रा में आगे आगे चलते रहे। दूसरी तरफ सतनमम वाहे गुरु का पाठ करते हुए हजारों लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरे रास्ते फूलों की बारिश कर श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी का स्वागत किया। पूरी यात्रा के दौरान जो बोले सोनेहाल जय घोष होता रहा। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जहां गुजर रही थी, तो वहीं आज बहादुरगंज क्षेत्र में जब शोभा यात्रा पहुंची है तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां बढ़ चढ़ कर आगे सिख समुदाय के लोगों के लिए लंगर किया, साथ ही पानी की बोतल व खाने पीने के सामान भी बांटे। इस मौके पर जहां समाज सेवी इरशाद उल्लाह व कलाम अन्य लोगों ने सिख समुदाय को लोगों को खाने पीने का सामान बांटा, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग आगे आगे सफाई करते दिखाई दिए और झाड़ू लगाते दिखाई दिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में शोभा यात्रा में शामिल उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह का, आइए सुनाते हैं। सर्वप्रथम सभी नगरवासियों को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई श्री गुरु सिंह सभा की ओर से देता हूं। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। उनका प्रकाश उत्सव 29 तारीख को आ रहा है। उस उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये शोभा यात्रा 5 प्यारों के नेतृत्व में अभी गुरुद्वारा साहब से प्रारंभ हुई है, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए गुरुद्वारा साहब वापस पहुंचेगा। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा जीवन
इस देश की धर्म की रक्षा के लिए बिताया। कई युद्ध लड़े, इसमें विजय पाई। 4 साहिबजादे और अपनी माता की शहीदी, अपने पिता की शहीदी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया। ऐसे बलिदानी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को नतमस्तक करता हूँ, बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रयागराज के अटाले में 10 जून को हुई थी हिंसा में शामिल एक और आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रहे आसिफ नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। अटाले हिंसा मामले में पुलिस अब तक 108 लोगों को गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। 24 नामजद आरोपी अब भी हैं फरार। केस दर्ज होने के बाद आरोपी आसिफ मुंबई जाकर वहां छुपा हुआ था। प्रयागराज वापस लौटने पर पुलिस ने आसिफ को किया गिरफ्तार। बता दें, अटाले हिंसा में जहां जमकर पत्थरबाजी की गई थी और कई वाहनों को तोड़ा गया था और ऐसे में पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें कई गंभीर धाराओं में पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तो वहीं आज एक और गिरफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर पुलिस चौकी का, जहां पर आप देख सकते हैं सामने डग्गा मार वाहन खड़े हैं और खुलेआम परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन लगातार डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई की बात कहता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो पुलिस चौकी के सामने ही कैसे खड़े हैं यहाँ पर डग्गा मार वाहन, और किस तरह से संचालित हो रहे हैं सीएम के आदेश के बावजूद प्रयागराज में डग्गा मार वाहन। जहां बस स्टैंड के बाहर से खुलेआम चल रही अवैध टैक्सियां व सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से संचालित हो रही डग्गा मार बसें। ऐसे में अब देखना इन पर किस तरह से कार्रवाई लग पाती है या फिर इसी तरह से डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं। वहीं सिविल लाइंस पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस चौकी के सामने ही किस तरह से डग्गा मार वाहन खड़े होकर संचालित हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस पर होगी किस तरह की संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोगों में इन दिनों वायरल फीवर और लीवर में तकलीफ और साथ ही प्लेटलेट घटने की समस्या हो रही है, जिसमें रिपोर्ट में डेंगू भी नहीं शो कर रहा है, जिसके बाद लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां थी, कहीं ये कोरोना का नया वेरिएंट तो नहीं। जब इस पे वैक्सीन एम्बेसडर डॉक्टर सूर्यकांत से बात की गई तो उनका कहना था ये कोरोना का वेरिएंट नहीं है, ये डेंगू के अन्य वायरस हैं जिसमें प्लेटलेट घटती है और फीवर होता है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि पिछले 2-3 महीने जो हैं वो बहुत सारी वायरस की बीमारियों से गुजरे हैं हम लोग, और डेंगू में ख़ास तौर पे ये जाना जाता है कि डेंगू फीवर होता है तो प्लेटलेट की मात्रा काफ़ी घट जाती है। लेकिन इससे मिलते जुलते जितने वायरल फीवर हैं उस सब में थोड़ा बहुत प्लेटलेट घटता है। तो थोड़ा बहुत अगर प्लेटलेट घटता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि 20,000 भी प्लेटलेट आ जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घबराने की कब ज़रूरत है? जब 10-20 हज़ार से नीचे प्लेटलेट आ जाए या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, नाक से, मुंह से, जंजाइवा से या फिर लैट्रिन के रास्ते से कहीं भी ब्लीडिंग हो जाए तो वो एक खतरे की निशानी मानी जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर और अस्पताल की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जितने वायरल फीवर हैं सब में प्लेटलेट कम होता है, डेंगू में ज़्यादा होता है। और ये आप कहें कि कोरोना तो छोटा मोटा ये तो ऑन गोइंग चल ही रहा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग उतनी मात्रा में नहीं हो रही तो हमें डायग्नोज नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब उसी तरह का कोरोना हमारे पूरे देश में साल भर से चल रहा है, जैसे हर बदलते मौसम में सर्दी जुकाम चलता है। इससे कोई गंभीर खतरा नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी आदतों को हम अगर अपना लें और कुछ हम संक्रमण से बच जाएं तो क्या दिक्कत है? अगर हम जहाँ मौका मिले हाथ धोते रहें तो क्या दिक्कत है? मास्क लगाएं, देखिए आप लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए, मास्क लगाते रहें और भाप लेते रहें। कम से कम सर्दी में तो भाप ले ही सकते हैं जिस समय वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इतना सब करते रहें तो आप बचे रहेंगे कोरोना से भी और दूसरे वायरस से भी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 8 सूत्री मांगों को लेकर जहां स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में स्टाफ नर्सों का धरना 7वें दिन भी जारी है। ऐसे में 8 सूत्री मांगों में उनका कहना है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता और ना ही उन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना उनका, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है स्टाफ नर्सों का। यहाँ पे हम लोग स्वरूप रानी प्रयागराज से स्टाफ नर्स के पद पर हैं। इसमें 183 बच्चे हैं जो कि 2016 से लेके अब तक हैं।
कुछ स्टाफे 2015 से हैं, कुछ स्टाफे 2016 से हैं। बहुत सारी स्टाफे 8 साल से हैं, 9 साल से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं। जब से हम ज्वाइन किए हमारा समय पे वेतन नहीं मिलता है। वेतन काट के दिया जाता है, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पे, कभी 6 महीने पे। उसके बाद हमारी 2017 से और 16 से 10% इंक्रीमेंट के लिए बोला गया था, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद हमारा ना तो पीएफ कटता है, ना ही ईएसआई कटता है, ना ही मातृका अवकाश मिलता है। अस्पताल की जो सुविधा है वो भी हमें नहीं मिलती है। और यहाँ पे समान कार्य समान वेतन के लिए हम लोग बैठे हैं, ताकि सरकार से हम लोग का ये 12 घंटे की हमसे नाइट शिफ्ट कराई जाती है, उसके हिसाब से हमें ना तो वेतन मिलता है, ना ही छुट्टियाँ मिलती हैं। शासन से हमारा अनुरोध है कि हमारी ये 8 मांगे हैं, इन 8 मांगों को हमें पूरा किया जाए। हम लोग 21 तारीख से यहाँ बैठे हैं, आज हमें 7वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हमारे पास अपनी जीवन यापन के लिए पैसे नहीं बचे हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे कि जो दूसरे ज़िले से रहते हैं, यहाँ पे कमरा ले लेके रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, जिनके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? कविता। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी में कस्टडी। आज 14वें दिन भी हो रही पूछताछ, जहां आज 14 दिन पूरे होने पर भी प्रयागराज स्थित ईडी दफ्तर में मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही ईडी की टीम। मुख्तार अंसारी से आज भी कई बिंदुओं पर की जा रही पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी 28 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक ईडी कस्टडी में रहेंगे। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को 15 दिनों की कस्टडी में ले रखा है। पूछताछ खत्म होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी की टीम। मुख्तार की कस्टडी में होने की वजह से पुलिस छावनी में तब्दील। दफ्तर पुलिस के साथ यहां पीएसी के जवान भी किए गए हैं तैनात। लगातार मुख्तार अंसारी से ईडी कर रही पूछताछ। नगरी प्रयागराज, जहां कोरोना ने भारत में दस्तक दी है, उसके बाद ये नज़ारा है आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम का, जहां आप देख सकते हैं जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। जहां दूसरों को सलाह देने वाले डॉक्टर्स की भीड़ आप देख सकते हैं। यहां सभी डॉक्टर्स देश और प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं और यहाँ कार्यक्रम में डॉक्टर्स ही बिना मास्क के दिखाई दिए। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न डॉक्टरों में कोरोना का खौफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में जहाँ कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियाँ उड़ी और जिम्मेदारों के द्वारा ही लापरवाही सामने आई है, जहां अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिम्मेदार कैसे ये इस तरह के कार्य कर सकते हैं, जिससे प्रयागराज फिर से एक बार खतरे में हो सकता है। जिम्मेदारों की लापरवाही इस बार सामने आई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, जिम्मेदार दिखे खुद लापरवाह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।